Hello, dear students. A very good evening to all of you. Good evening, everyone. Good evening. चलिए जुड़िए सभी लोग जल्दी से। क्या हाल है मेरे प्यारे बच्चों? स्वागत है आप सभी का। हाँ जी। चलो आज डायूरेटिक को खत्म करते हैं। लास्ट क्लास में हमने डायूरेटिक एजेंट ऑलमोस्ट देख लिया था। हमारे हाई सीलिंग डायूरेटिक क्या है, हमारे लूप डायूरेटिक की बात किया, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर की बात किया, थायाजाइड डायूरेटिक की बात किया, और उसके अगली क्लास में हमारा क्या था, पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक की बात किया था। हाँ वृशाली, मैं मंजुलिका ही तो हूँ बेटा। ठीक है, फिर से कनेक्ट हो। आवाज में किसी को और दिक्कत हो रही है क्या? से 20 को थ्योरी खत्म होगी काहे की बेटा सोलंकी। प्राइम की क्लास और मैराथन, बेटा मैराथन तो आपके प्रीवियस जो पढ़ा हुआ है उनके रिवीजन के लिए आपके लिए सबसे बेस्ट है ना। आगे जो चल रहे हो वो तो चलते ही जाओगे। बस बेटा गौरव, अगला नंबर उसी का है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जरा ये बताओ पीछे का आपने रिवीजन किया या नहीं किया डायबिटिक का? हम्म, ठीक है। पोटेशियम स्पेयरिंग डायबिटिक, हमने ये बात किया था लास्ट क्लास में, जहां पे हमने एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट की बात किया था कि सर ये हमारे लेट डिस्टल कन्वोलेटेड टिब्यूल में काम करते हैं। और लेट डीसीटी का एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी क्या होती है, या कहूं थोड़ा यूनिक प्रॉपर्टी क्या होती है, कि लेट डीसीटी में से सबसे ज्यादा सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन होता है और पोटेशियम का एक्सक्रीशन होता है। करेक्ट है? मतलब पीछे हमारी जितनी भी डायबिटिक एजेंट थे, जिन्होंने भी कहीं से भी सोडियम को पीछे से भेजा था आगे के लिए, वो सब अब यहां पे आने के बाद, लेट डीसीटी में आने के बाद क्या करते हैं, अपने आप को बचाते हैं। सोडियम अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा और सोडियम के बदले में हमारा पोटेशियम यहां से बाहर जाने लग जाएगा। करेक्ट? लेकिन जितनी भी डायबिटिक एजेंट यहां पे काम करती हैं वो सब क्या है, हमारे पोटेशियम को बचाएंगे, मतलब पोटेशियम को, यहां पे सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करेंगे। क्योंकि डायबिटिक का काम ही क्या है कि सर सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करे। अब अगर सोडियम अंदर नहीं गया तो पोटेशियम बाहर नहीं जाएगा। यही यहां पे टारगेट होता है। दो क्लासेस में ड्रग आती है। पहला दैट इज द एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट की बात करेंगे, और दूसरा हमारा कौन सा कहेगा, रीनल एपिथेलियल सोडियम चैनल ब्लॉकर की बात किया जाएगा। ठीक है, हो जाएगा बेटा विकास, कोशिश तो करो। आइए तो चलिए, ये हमने बात किया था हमारा लेट डीसीटी में जो सबसे मेजर हार्मोन काम करता है, दैट इज कॉल्ड एज द एल्डोस्टेरॉन। और ये एल्डोस्टेरॉन हमारा मेजर मिनरलोकार्टिकॉइड होता है, जो अपने साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर यानी मिनरलोकार्टिकॉइड रिसेप्टर से बाइंड करता है। बाइंड करने के बाद थ्रू द रिसेप्टर ये हमारा क्या करता है, एल्डोस्टेरॉन इंड्यूस्ड प्रोटीन बनाता है। यही एल्डोस्टेरॉन इंड्यूस्ड प्रोटीन क्या करता है कि सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन कराता है, सोडियम को बाहर नहीं जाने देता है, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन कराएगा, और सोडियम के बदले में क्या करेगा, पोटेशियम का एक्सक्रीशन कराएगा। ये होगा इस एआईपी का काम। अब ये नॉर्मल फिजियोलॉजी थी, लेकिन अगर हमने यहां पे एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट दे दिया, यानी स्पाइरोलैक्टोन दे दिया, तो स्पाइरोलैक्टोन क्या करेगा, इस मिनरलोकार्टिकॉइड रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा, एंटागोनाइज कर देगा। और अगर ये एंटागोनाइज हो गया तो हमारा एआईपी नहीं बनेगा, और अगर एआईपी नहीं बना तो सर सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा और पोटेशियम का एक्सक्रीशन नहीं होगा। जिससे क्या होगा, पोटेशियम हमारे बॉडी में बचेगा, पोटेशियम हमारे बॉडी में बचेगा, और बचने को ही हम यहां पे बोलते हैं स्पेयरिंग। यानी पोटेशियम को हम क्या कर रहे हैं, स्पेयर कर रहे हैं, बचा के अपने पास रख रहे हैं। दैट इज कॉल्ड एज द पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक की बात आती है। अगर हमने बात किया था पिछली क्लास में कि हमारा जो स्पाइरोलैक्टोन, दीज आर द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ द एल्डोस्टेरॉन रिसेप्टर की बात किया जाएगा। मिनरलोकार्टिकॉइड रिसेप्टर को कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट करता है, कहां पे सर, लेट डीसीटी की बात किया जाता है, जिससे हमारा जो एआईपी है वो नहीं बनेगा। और अगर एआईपी का इनहिबिशन कर दिया गया तो सर सोडियम का एक्सक्रीशन होगा और पोटेशियम का रिटेंशन होगा। यही चीज मैंने अभी आपको समझाई है। और स्पाइरोलैक्टोन हमारा एक्टिव टू एक्टिव मेटाबोलाइट बनाता है। स्पाइरोलैक्टोन का एक्टिव मेटाबोलाइट हमारा कैनरिनोन होता है, और ये दोनों सवाल पूछे जा चुके हैं। देखो स्पाइरोलैक्टोन ठीक है, वीक डायरेटिक है जरूर, लेकिन अच्छा है। लेकिन एक पॉइंट यहां पे और समझना ज्यादा जरूरी है कि सर जो हमारा स्पाइरोलैक्टोन है, स्पाइरोलैक्टोन ठीक है, पोटेशियम को बचाता है, हाइपोकैलिमिया नहीं होने देता है, हाइपरकैलिमिया कराता है, ये सारी बातें ठीक है। लेकिन एक इसका बहुत बड़ा एडवर्स इफेक्ट आता है, और वो क्या है, गायनेकोमेस्टिया की बात करेंगे। हाइपरकैलिमिया कराएगा, चलेगा, ठीक है, समटाइम्स चलेगा। इंपोर्टेंस कराता है, लेकिन हमने बोला ये हमारे क्या है, टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन को घटाता है। हिर्सुटिज्म की बात करेंगे, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज की बात करेंगे, ये इसके एडवर्स इफेक्ट होते हैं। और इसी वजह से स्पाइरोलैक्टोन कभी भी अकेले नहीं लिया जाता, स्पाइरोलैक्टोन हमेशा कॉम्बिनेशन में लिया जाता है, दूसरे ड्रग के साथ में लिया जाता है। ये हमारे स्पाइरोलैक्टोन की छोटी सी कहानी है। यहां तक पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था बच्चों, ये पिछली क्लास का रिवीजन हुआ। ठीक है सर, मॉड्यूल में रिटेन सोडियम दिया है एंड पोटेशियम रिटेंशन दिया है, नहीं भैया, ये होगा सोडियम का एक्सक्रीशन कराएंगे,
स्पाइरोलैक्टोन एंड पोटेशियम का रिटेंशन कराएंगे। हिरसुटिज्म मतलब बाल कलाकार, मैंने पिछले क्लास में बताया था कि जब हमारी हेयर ग्रोथ ज्यादा हो जाती है, जैसे फीमेल में अगर बात करोगे मूछें और दाढ़ी आने लग जाती हैं, हेयर ग्रोथ ज्यादा हो जाता है, हेयर ग्रोथ कम होना एलोपेसिया हमारा आता है, जब बाल झड़ने लग जाते हैं एलोपेसिया है। लेकिन अगर आप बात करोगे हिरसुटिज्म, वहां पे हमारा क्या होता है, रिटेंशन। यानी क्या सर? अरे नालायकों, इतना पढ़ने के बाद अभी तक तुम्हें रिटेंशन और एक्सक्रीशन नहीं समझ में आया? रिटेन करना, बचाना, यही तो बताया था सर। जो हमारी सपोज लेट डीसीटी है, अब लेट डीसीटी में से सोडियम हमारा एक्सक्रीशन के लिए जा रहा था। हमने लेट डीसीटी में क्या बोला कि यहां से सोडियम क्या कहता है कि नहीं मालिक, मुझे अंदर ले लो और मेरे बदले में किसको दे दो? पोटेशियम दे दो। और ये पोटेशियम एक्सक्रीशन के लिए यूरिन के थ्रू चला जाने लगता है। हमारा जो ये स्पाइरोलैक्टोन है ना, वो अल्टीमेटली यही करता है कि ये जो सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा था, इसको घटा देता है, इसको नहीं होने देता। अब सोडियम का एक्सक्रीशन नहीं होगा, मतलब रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तो ऑब्वियस बात है पोटेशियम का एक्सक्रीशन नहीं होगा, मतलब पोटेशियम हमारे बॉडी में क्या होगा, हमारे ब्लड में क्या होगा, रिटेन होगा, बचेगा, जिसको बोलते हैं रिटेंशन की बात किया जाएगा। चलेंगे। अब अगली क्लास क्या है, इसका भी वही टारगेट है। हमने यहां पे एक सारा खेल किसका देख रहे हैं? सोडियम का। जरा इधर नजर डालो। हम टिब्यूल में क्या देख रहे हैं, ट्यूबुलर ल्यूमेन में हम क्या देख रहे हैं कि सर सोडियम जो है, सोडियम का एक्सक्रीशन हो रहा था, ल्यूमेन में है, एक्सक्रीशन के लिए जा रहा था। लेकिन यहां सोडियम क्या कहता है, नहीं मैं एक्सक्रीशन के लिए नहीं जाऊंगा। तो यहां से सोडियम क्या होने लग जाता है, रीअब्सॉर्ब होने लग जाता है। और रीअब्सॉर्ब किससे होता है? तो सर रीअब्जॉर्प्शन के लिए यहां पे एक चैनल होता है जिसको बोला जाता है रीनल इपिथेलियल सोडियम चैनल, जिससे ये हमारा रीअब्सॉर्ब होता है। हमारी जो ये वाली ड्रग है, अभी हमने जो स्पाइरोलैक्टोन में देखा, उन्होंने क्या किया था कि मिनरलोकार्टिकॉइड रिसेप्टर को एंटागोनाइज किया, एआईपी नहीं बनने दिया, और उसकी वजह से उन्होंने काम किया। लेकिन ये वाली ड्रग में वो नहीं आएगा। ये वाली ड्रग क्या करेगी, सीधा जो ये चैनल है, इस चैनल को ब्लॉक कर देंगे, सोडियम को अंदर जाने ही नहीं देंगे। अब अगर सोडियम अंदर नहीं गया मेरे बच्चों, तो क्या पोटेशियम बाहर जा पाएगा? नहीं जा पाएगा, क्योंकि सोडियम का जब एक्सचेंज होगा पोटेशियम से, तभी पोटेशियम एक्सक्रीशन जाएगा ना। अब अगर हमने सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होने दिया, तो पोटेशियम का एक्सक्रीशन नहीं होगा। यही इनकी कहानी है, डायरेक्टली एक्टिंग रीनल इपिथेलियल सोडियम चैनल ब्लॉकर। इसलिए नाम पूरा वही दिया गया है, डायरेक्टली एक्टिंग। ये डायरेक्टली काम कर रही है कहां पे? जो रीनल यानी जो हमारे नेफ्रॉन में इपिथेलियल सोडियम चैनल है, उसी को डायरेक्टली ये ब्लॉक करती है। सो कॉल्ड एज द डायरेक्टली एक्टिंग इनहिबिटर ऑफ रीनल इपिथेलियल सोडियम चैनल ब्लॉकर की बात किया जाएगा। चलेगी बात? बहुत सिंपल सी छोटी सी कहानी थी, इसी में आपकी कवर हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन कौन सी ड्रग है? अरे उमर बाबू, जो पढ़ रहे हो वो नहीं पढ़ोगे, तुम्हें बायोकेमिस्ट्री और ज्यूरिस पढ़ना है बेटा। 20 दिसंबर, डेट लिख लो, 20 दिसंबर से आपका बायोकेमिस्ट्री शुरू होगा, जो चलेगा जनवरी लास्ट तक, और जनवरी लास्ट के बाद आपका ज्यूरिस शुरू होगा। मॉर्निंग सेशन में ये क्लासेस चलेंगी मेरे साथ। फरवरी में आपका ज्यूरिस खत्म हो जाएगा। वो सब प्लान है बेटा, तुम अभी जहां हो वहां रहो ना। बात समझ में आई? तब से एक ही सवाल, सर बायोकेमिस्ट्री ज्यूरिस्प्रूडेंस नहीं पढ़ाएंगे क्या? नहीं पढ़ेंगे क्या? नहीं होगा क्या? अरे जेडीसी में कभी मैंने ये बोला बेटा कोई सिलेबस नहीं होगा, सब होगा अपने समय पे होगा। ठीक, ओके। चलिए, ड्रग्स एमिलोराइड ट्रायामेट्रिन की बात किया जाएगा। अब एमिलोराइड ट्रायामेट्रिन क्या है? दीज आर डायरेक्टली इनहिबिटर ऑफ द रीनल इपिथेलियल सोडियम चैनल। अब आपको सिर्फ पढ़ना है, समझने के लिए इतना काफी था, अब सिर्फ आपको पढ़ना है। देखो पढ़ो क्या लिखा है। एमिलोराइड डायरेक्टली ब्लॉक द सोडियम चैनल इन द ल्यूमेन, यानी हमारा जो डीसीटी का ल्यूमेन है, जहां यूरिन जा रहा है, उस ल्यूमेन में जो सोडियम चैनल का रीअब्जॉर्प्शन होता है, उसको इनहिबिट करता है। अब अगर सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन नहीं हुआ, अगर सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन नहीं हुआ, तो ऑब्वियसली सोडियम का एक्सक्रीशन होगा। अब अगर सोडियम का एक्सक्रीशन हुआ, तो उसके बदले में पोटेशियम बचेगा, पोटेशियम बॉडी में रिटेन होगा, पोटेशियम बॉडी में बचेगा, जिसकी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक के नाम से बोला जाता है। अब अगर एमिलोराइड और ट्रायामेट्रिन की बात करेंगे, अभी यही एक छोटा सा सवाल पूछा गया था फार्मासिस्ट में, दैट ट्रायामेट्रिन एमिलोराइड रीअब्सॉर्ब होगा पोटेशियम? नहीं बेटा, फिर वही कह रहा हूं, यहां पोटेशियम के रीअब्सॉर्प्शन की बात ही नहीं कर रहा हूं, तुम लोग फिर समझना ही नहीं चाह रहे हो। इधर देखो, मान लो ये तुम्हारी डीसीटी है, जस्ट इमेजिन ये तुम्हारी डीसीटी है। हमने अभी क्या बोला था कि चाहे हमारा इस कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर रही हो, चाहे हमारी हाई सीलिंग डायरेटिक रही हो, चाहे थायाजाइड रही हो, सबने एक काम किया था कि सोडियम को लात मार मार के भगाया था। यहां से रीअब्सॉर्ब नहीं होना, जैसे वो पीसीटी में रीअब्सॉर्ब होने जाता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर क्या कहता है? पहली फुर्सत में निकल, पहली फुर्सत में निकल, यहां से रीअब्सॉर्ब होने की कोई जरूरत नहीं है। बेचारा पीसीटी से नहीं रीअब्सॉर्ब हो पाता। मेरी बात ध्यान से सुना, तुम अगर समझोगे तब तो ये कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में घुसेगा। जरा मुझे ये बताओ बेटा, डायूरेटिक का मतलब क्या था? सारे आंसर यहीं से क्लियर हो जाएंगे। डायूरेटिक का मतलब क्या था, जरा इधर बताओ। सर डायूरेटिक का मतलब है कि सर जो ड्रग हमारा सोडियम एंड वाटर का क्या कराए? एक्सक्रीशन कराए। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? अगर बुरा ना मानो तो मान भी जाओगे, कोई बात नहीं, 2 रोटी ज्यादा खा लेना, लेकिन सुन लेना। हमने बोला डायूरेटिक का मतलब था जो सोडियम एंड वाटर का एक्सक्रीशन कराएं, डायूरेसिस कराएं, यूरिनेशन बढ़ाएं, यूरिन का आउटपुट बढ़ाएं। अब कैसे और बताऊं, इतना बहुत है, आउटफ्लो बढ़ाएं, चलेगा? अब कैसे बढ़ेगा? एक चीज मैंने आपको और बोला था बेटा कि जहां सोडियम वहां वाटर, यहां पे यही कहानी चल रही थी। मतलब अगर मैंने सोडियम को अंदर नहीं आने दिया, आप पूरा देखो ना, जब आप नेफ्रॉन से चले, पीसीटी आई, पीसीटी के बाद डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ इनले, फिर हमारी असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ इनले आई, जो भी आई, जहां से भी आई, जैसे भी आई ना,
क्या हुआ? आप लोगों के कमेंट क्यों रुक गए, इतने एक्टिव बच्चों का? सब ठीक है ना? चलो। हाँ बेटा लक्ष्मी मेरा बच्चा, बिल्कुल। अच्छा ठीक है, सुन रहे हो? इतना सिंसियरिटी के साथ तुम लोग सुनोगे तो मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा यार, इतना शांत कैसे हो गए? ठीक है, खैर कोई बात नहीं। तो सबने क्या किया था? अब जैसे यहां से सोडियम आया था, मैंने बोला अगर सोडियम रीएब्सॉर्ब होगा तो वाटर भी रीएब्सॉर्ब हो जाएगा, अगर सोडियम रीएब्सॉर्ब होगा तो वाटर भी रीएब्सॉर्ब हो जाएगा। यही तो कहानी चल रही थी ना? पक्का ना? ठीक है। अब हमारी जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर ने क्या किया, यहां से सोडियम को रीएब्सॉर्ब नहीं होने दिया। अब अगर सोडियम नहीं आया तो वाटर रीएब्सॉर्ब नहीं हुआ, यानी सोडियम आगे बढ़ा। सोडियम आगे बढ़ेगा तो असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ एल से एब्सॉर्ब होने की कोशिश करता है, मालिक मुझे आने दो अंदर। वहां पे थायाजाइड वो फ्यूरोसेमाइड पहुंच जाती है, फ्यूरोसेमाइड कहती है ना यहां से नहीं, आगे बढ़ो, अगला दरवाजा देखो। अब बेचारा सोडियम आगे चलता है, आगे चलने के बाद वो जैसे थायाजाइड रीजन में पहुंचता है, अर्ली डीसीटी में पहुंचता है, वहां थायाजाइड उसके लिए दरवाजा बंद कर देती है। अब उसके बाद क्या होता है, वो पहुंचता है लेट डीसीटी में पहुंचता है। मैं मान के चलता हूं ये मेरी लेट डीसीटी है। अब लेट डीसीटी में सोडियम आयन थोड़ा सा ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है, क्योंकि इतने दरवाजे खटखटाने के बाद भी किसी ने उसको अंदर नहीं आने दिया, सबने मना किया। इसने मना किया, इसने मना किया, इसने मना किया, सबने मना किया। तो यहां आने के बाद कहता है यहां तो मेरा पावर चलेगा, मुझे यहां किसी की जरूरत नहीं है, मेरा यहां पे बेचारा मेरा चैनल है। सोडियम कहता है मेरा यहां पे खुद का चैनल है, यहां अपना सिक्का चलता है। ध्यान से देखो, अब अपना सिक्का चलता है तो सोडियम इस चैनल के थ्रू अंदर आने की कोशिश करता है और कहता है मैं अंदर आऊंगा, मेरे बदले में इस ब्लड से, ये ब्लड है बेटा, इस ब्लड से पोटेशियम को तुम ले जाओ, लेकिन मैं अंदर आऊंगा। थ्रू द सोडियम चैनल ये अंदर आने की कोशिश करता है। ठीक, अब ये सोडियम चैनल के थ्रू अंदर आने की कोशिश करेगा और पोटेशियम को बाहर भेजेगा, यानी पोटेशियम का एक्सक्रीशन करवाता है। कहता है भाग, हम जाएंगे अंदर, तुम जाओ बाहर। ये कहानी यहां पे है। लेकिन अब यहीं पे समझो आप, हमने बोला डायरेक्टली डायरेक्टली एक्टिंग रीनल एपिथेलियल सोडियम चैनल ब्लॉकर। भाई हमारी जो एमिलोराइड और ट्रायामेट्रिन है वो कुछ नहीं कर रही है, वो कह रही है हम इस चैनल को ही बंद करेंगे। अब अगर ये चैनल बंद हो गया तो बताओ क्या सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होगा? एक लाइन में आंसर दो, नहीं होगा। अब अगर सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन नहीं हुआ तो बेचारा सोडियम यहां से भी धक्के खा के बाहर जाने लगेगा। अरे जब सोडियम अंदर जा रहा था तभी तो पोटेशियम एक्सक्रीशन के लिए बाहर आ रहा था। अब अगर सोडियम अंदर गया ही नहीं तो क्या पोटेशियम बाहर आएगा? नहीं आएगा। अब अगर पोटेशियम बाहर नहीं आया तो पोटेशियम मेरे ब्लड में रिटेन हुआ ना, पोटेशियम मेरे ब्लड में रहेगा ना, रिटेंशन हुआ ना। इतनी छोटी सी कहानी है और तुम्हारा सर फूटा जा रहा है, क्या नहीं समझ आ रहा है क्या कोई दिक्कत? सर पोटेशियम का रीअब्जॉर्प्शन होगा, ये होगा, वो होगा। अरे खाक होगा, कुछ नहीं होगा, खाली इतना होगा। चली बात। अब ड्रग तो इसमें क्या है बेटा, एमिलोराइड ट्रायामेट्रिन, दो ड्रग है, इसमें क्या याद करने की बात है भाई? तुम पढ़ोगे नहीं तो कैसे काम चलेगा? सो एमिलोराइड इज 10 टाइम्स मोर पोटेंट देन ट्रायामेट्रिन, इसलिए एमिलोराइड का यूज ज्यादा किया जाता है। एमिलोराइड अब यहां पे एक पॉइंट और आता है, एक पॉइंट और क्या समझो जरा इस बात को, क्या कहा जा रहा है? अच्छा स्पाइरोलैक्टोन क्यों देंगे बेटा? तुम्हारे बॉडी में सबसे ज्यादा सोडियम एंड वाटर का रिटेंशन कराने वाला मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन होता है स्पाइरोलैक्टोन। अभी हार्मोन में आगे पढ़ोगे भी, वो उसको एंटागोनाइज कर रहा है। काम वही है, बस करने का तरीका अलग है। अभी भी कोई है जो कहे कि मुझे नहीं समझ में आया सर पोटेशियम क्यों रिटेन हो रहा है? अरे मेरे मंगलवासियों, हाँ वो भी करेगा बेटा, स्पाइरोलैक्टोन भी यही काम करेगा, बस उसका ये चैनल पे नहीं करेगा, वो हमारा मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर को ब्लॉक करके काम करेगा। इतने दिन से समझने की कोशिश कर रहे थे, आज समझ में आया, अच्छी बात है। समझ में आ गया ना? और नहीं आएगा तो अगली बार बताना। मेरे पास आज मैं डंडा लेके आया हूं, ये मेरे पास समझावन लाल है, जिसको ना समझ में आए बताना, आज ही ताजा ताजा तोड़वाया हूं, ध्यान रखना। नहीं समझ में आएगा तो समझा दूंगा, तो ध्यान से सबका दिमाग यहीं पे रहना चाहिए, नहीं तो समझ लेना। ये बगल में रखे समझावन लाल, इनका नाम ही है, जब कुछ ना समझ में आए तो ये समझा देंगे, ये आप ही लोगों के लिए रखा गया है। खैर हाँ, तो हम यही बात कर रहे थे कि बेटा अभी रिसेंटली इसी का फार्मासिस्ट का क्वेश्चन पूछा गया था कि एमिलोराइड डायरेक्टली एक्टिंग रीनल एपिथेलियल सोडियम चैनल ब्लॉकर इज हाउ मेनी टाइम्स मोर पोटेंट देन ट्रायामेट्रिन। ये जो 10 टाइम्स वाला था यही आंसर था, ठीक है। ठीक, तो इसलिए यहां पे बोला गया इट इज 10 टाइम्स मोर पोटेंट देन ट्रायामेट्रिन। यही क्वेश्चन आपका छोटा सा सवाल पूछा गया था, इसलिए इसको जरूर ध्यान देके चलना, ठीक है। चलिए एमिलोराइड ब्लॉक द, अब हाँ हमने बोला देखो, अब आप नजर अगर डालोगे थोड़ा सा, आप थोड़ा समझने की कोशिश और एक चीज करोगे कि सर जो हमारा ये सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा था, अब सोडियम में भी आपको पता है प्लस चार्ज है, सिंगल चार्ज है। अरे सर सोडियम आयन प्लस चार्ज है, तो एक बार यहां पे पोटेशियम आयन का भी तो प्लस चार्ज आएगा ना। सॉरी पोटेशियम बोल रहा हूं, लिथियम। सर लिथियम में भी तो वही है ना, सिंगल पॉजिटिव चार्ज है। अब अगर लिथियम भी तो यहीं से रीअब्सॉर्ब करने की कोशिश करेगा ना, और इसीलिए बोला गया कि एमिलोराइड नॉट ओनली ब्लॉक द एंट्री ऑफ द सोडियम चैनल बट इट आल्सो ब्लॉक द एंट्री या कहूं रीअब्सॉर्प्शन ऑफ द लिथियम आल्सो। अब आगे चल के यही आप पढ़ोगे कि लिथियम इंड्यूस डायबिटीज इंसिपिडस जब होता है, डायबिटीज इंसिपिडस क्या होता है? चलो थोड़ा सा अपना अपना अनुभव साझा करना। आप में से कोई ऐसा है जो कहे कि मेरा दोस्त है सर, और खैर सभी होंगे, क्लास शुरू हुई 10 बजे, सर और मैम आ गई क्लास लेने, जैसे ही 10 बजे के बाद 10:50 हुआ, 11 बजे सारे सीधा क्लास से भाग के सीधे कहां मिलेंगे? टॉयलेट के सामने खड़े मिलेंगे।
थोड़ी देर बाद फिर क्लास शुरू हुई, क्लास खत्म हुई, फिर सीधा कहां मिलेंगे? वही टॉयलेट वाली जगह पे मिलेंगे। हर 1 घंटे में तुम लोगों को कैसे इतना यूरिन आ जाता है, मुझे ये नहीं समझ में आया। कॉलेज टाइम पे, घर में रहते हो तो नहीं आता है, लेकिन कॉलेज में रहते हो तो जरूर आ जाता है। अगर ऐसा है तुम्हारे साथ या तुम्हारे दोस्त के साथ, तो एक चीज याद रखना और बोल देना कि बेटा जाओ पहले टेस्ट कराओ, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें डायबिटीज इंसिपिडस है। डायबिटीज इंसिपिडस का मतलब फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। जब हमारे बॉडी में अगर बात किया जाएगा यूरिनेशन ज्यादा होने लग जाता है, फ्रीक्वेंट, डायबिटीज मिलाइटस अलग है, वो डायबिटीज है, लेकिन डायबिटीज इंसिपिडस क्या होता है कि जब हमारे बॉडी में, अभी अगला वही टारगेट आने वाला हूं, कि जब हमारा फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होने लगता है, वो है हमारा क्या? डायबिटीज इंसिपिडस की कहानी। तो इसलिए अगर हो तो चेक करवा लेना। खैर आ जाइए। सो एमिलोराइड, amyloid not only block the entry of the sodium or reabsorption of sodium, but it also block the reabsorption of the lithium. That's why it is also called a drug of choice during the diabetes, lithium induced diabetes insipidus. यहां पे देखो, amyloid is drug of choice for lithium induced diabetes insipidus. जब lithium induced diabetes insipidus होता है, उस केस की ये drug of choice होती है। अब एमिलोराइड थोड़ा अच्छा बच्चा है, ये क्या करता है? जो मैग्नीशियम और कैल्शियम का, अभी पीछे अगर याद करो, हाई सीलिंग डायरेटिक थायाजाइड में हमने क्या देखा था कि सर थायाजाइड हाई सीलिंग डायरेटिक, ये सोडियम पोटेशियम के साथ खेल ही रहे थे, उनके साथ साथ ये क्या कर रहे थे हमारे सर? मैग्नीशियम और कैल्शियम के साथ भी खेल रहे थे, मतलब मैग्नीशियम और कैल्शियम का भी एक्सक्रीशन बढ़ा रहे थे। नहीं, ये क्या करेंगे? मैग्नीशियम और कैल्शियम के एक्सक्रीशन को घटाएंगे और यूरिन का एक्सक्रीशन बढ़ाएंगे। ये चीजें यहां पे आती हैं। ठीक है, इस हिसाब से तो सभी स्टूडेंट की लाइफ डिजीज ऑफ द चॉइस है। चलो ठीक है, क्या वो भाई? हाँ, सबके मैसेज विजुअल अनुराग, बट सर लिथियम का क्या रोल है डायबिटीज इंसिपिडस में? आ रहा हूँ बेटा, उसी पे आ रहा हूँ, ये एंटी डायबिटिक में आएगा। वेसोप्रेशन का क्या रोल है सब बताऊंगा। सर सारे डायबिटिक अलग अलग नहीं बेटा, एक ही दिया जाएगा। ये सब तो ठीक है, बट बंबू क्यों लाए? नहीं, तुम्हारी पिटाई के लिए बेटा। ठंडी की वजह से भी हो सकता है ना सर? हाँ, ठंडी, गर्मी में भी तुम्हें ठंडी लगती है। जनवरी फरवरी समझ, जनवरी चलो समझ में आता है, लेकिन अभी
जो सितंबर और अगस्त के महीने में भी टॉयलेट घेर के खड़े हो जाते हो, वो क्या होता है? चलो अगला क्या है? एंटी डाययूरेटिक। मैराथन का टेस्ट टाइम क्या है? रात, मैराथन का टेस्ट टाइम ओपन है, मैराथन आपकी रात 9 बजे होगी। थोड़ा सा पढ़ लो यार। हाँ ऋतु बेटा, मिलूंगा आगाज में, फेलिसिटेशन में वही बात करूंगा। बोलो बेटा, सबके डाउट ले रहा हूं। बताओ बेटा भाग्यश्री। विजय, उसके एक्सक्रीशन को घटाएंगे। ऑनलाइन क्लास में आप हमें छू भी नहीं सकते हैं, शायद तुम्हें गलतफहमी में बेटा, मैं बताऊंगा। खैर, डीटी मींस डिस्टल कन्वोलेटेड टिब्यूल, डीसीटी, डीटी डिस्टल टिब्यूल। हाँ जी बेटा, टॉपिक वाइज ही क्लासेस होंगी। तुम लोग अच्छा मैराथन का पूछना चाह रहे हो कि ये कंटेंट से? ये खत्म कर लूं या छोड़ दूं कि नहीं? तुमने कर लिया? सर सोडियम का एक्सक्रीशन करना है तो उसे रिटेन क्यों कर रहे हैं? मैंने कहां कहा बेटा कि मैं सोडियम को रिटेन कर रहा हूं? मैं पोटेशियम रिटेन कर रहा हूं, सोडियम को एक्सक्रीट कर रहा हूं। जहीर बेटा एक रिवीजन कर लीजिए। दर बगलो, कोई काम की क्वेश्चन नहीं है तुम लोगों को। मैराथन मैराथन मैराथन, रात 9 बजे जुड़ना। आज इत्मीनान से सारे सवाल ले लूंगा। पहले यहां कर ले, अभी ये खत्म कर ले आज, क्योंकि कल से आपका सीवीएस शुरू होने जा रहा है। आपके अब 3 मेजर चैप्टर बचे हैं, सुन लो ध्यान से। 3 मेजर चैप्टर बचे हैं फार्माकोलॉजी में। सीवीएस ब्लड, ये एक साथ होगा। देन हमारा हार्मोन होगा, 4 हो गए, सीएनएस भी जोड़ दो। सीएनएस है और कीमोथेरेपी है। 15-15 दिन सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। आगे का शेड्यूल आप खुद ही बना सकते हो कि कब मैं आपका पूरा सिलेबस करा के आपको दे दूंगा। खैर अभी यहाँ पे पढ़ लिया जाए पहले। रात 9 बजे यूट्यूब पे जुड़ना, फिर बात करूंगा। अभी पढ़ ले। एंटी डायूरेटिक। अब ये क्या है सर? अभी जो मैंने आपसे बोला कि सर अगर आपको ये यूरिनेशन वाली प्रॉब्लम है, यूरिनेशन वाली प्रॉब्लम है आपको, मतलब पेशेंट को जिसको फ्रैक्वेंट यूरिनेशन हो रहा है, तो वहां पे क्या किया जाएगा? डायूरेसिस को कम करेंगे। और डायूरेसिस को कम करना मतलब एंटी डायूरेटिक की बात आएगी। सो दीज आर द ड्रग विच रिड्यूस यूरिन वॉल्यूम एक्सक्रीशन। और सबसे बड़ी अच्छी बात, दे डोंट अफेक्ट द सॉल्ट। ये सिर्फ वाटर पे काम करेंगे, इनका सॉल्ट पे कोई रोल नहीं है। पर्टिकुलरली अगर मैं इनको बात करूं, then high amount of urine secretion or the frequent urine excretion is called as the diabetes insipidus। कंफ्यूजन मत करना, फिर कह रहा हूं बेटा, डायबिटीज मिलाइटस अलग है, वो हमारा इंसुलिन की डिफिशियंसी से होता है। और ये डायबिटीज इंसिपिडस है, ये हमारे एडीएच या कहूं वैसोप्रेशन की डिफिशियंसी की वजह से होता है। तो दोनों में हार्मोन का डिफरेंस है, दोनों का फंक्शन अलग है, दोनों की कंडीशन अलग है। कंफ्यूजन मत करना, चलेगा? हाँ जी। सो हमने यहां पे बोला एंटी डायूरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेशन, दिस इज द मेजर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैलेंस ऑफ द यूरिन एक्सक्रीशन। अब मैंने बोला अगर किसी पेशेंट में फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होने लगा तो उस केस में क्या किया जाएगा? सर हम यूरिन के एक्सक्रीशन को घटाएंगे, और जो ड्रग यूरिन के एक्सक्रीशन को घटाती है वही एंटी डायूरेटिक कहलाती है। अब यहां पे एक चीज आप जरूर समझोगे, अभी आपने पढ़ा था थायाजाइड, अभी आपने पढ़ा था एमिलोराइड। सर ये तो डायूरेटिक है, हाँ सर ये डोज यूरिन के एक्सक्रीशन को बढ़ाती है, लेकिन अभी आपको कंफ्यूज करने जा रहा हूं कि ये थायाजाइड हमारी यूरिन के एक्सक्रीशन को बढ़ाती है, डायूरेटिक का काम करती है, लेकिन साथ ही साथ पैराडॉक्सिकली कभी कभी हाई डोजेज में ये हमारे यूरिन के एक्सक्रीशन को घटाती भी है। तो वही चीज आई, सबसे पहले अगर हम एंटी डायूरेटिक की बात करेंगे, जो हमारा नेचुरल एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, दैट इज कॉल्ड एज द वैसोप्रेसिन या कहूं एडीएच की बात किया जाएगा। एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहां से आता है सर? सर एंटी डायूरेटिक हार्मोन की बात करोगे, ये हमारा कहां से आता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से आता है। हार्मोन में आप पढ़े हो और आप बाकी मेरे साथ पढ़ोगे। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से आपका एडीएच यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन आता है। फर्दर अब अगर एडीएच की डिफिशियंसी है, वैसोप्रेसिन की कमी है, तो हम क्या करेंगे? उसके डेरिवेटिव देंगे, दैट इज वैसोप्रेसिन एनालॉग। कौन से हैं? डेस्मोप्रेसिन, लाइप्रेसिन, टेरलीप्रेसिन। ये जितने भी हमारे प्रेसिन क्लास की अदर ड्रग बनी ना, ये सब उसी की हमारी डेरिवेटिव है, एनालॉग है, जो वही काम करेगी जो नेचुरली एडीएच हमारे बॉडी में कर रहा था। चले उसके आगे की बात करोगे, अभी हमने यही बोला कि सर थायाजाइड एमिलोराइड है तो डायूरेटिक, लेकिन ये हाई डोजेज में एंटी डायूरेटिक का भी काम करते हैं। सो थायाजाइड एंड एमिलोराइड एट हाई डोजेज दे आल्सो एक्ट एज एंटी डायूरेटिक। अभी आगे बात करूंगा। पैराडॉक्सिकली का मतलब क्या होता है? जैसे एक मिनट, पैराडॉक्सिकल ये है जैसे आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है, हमेशा आपकी बातें करता रहता है, आपसे आपकी तारीफ करता रहता है, आपसे दोस्ती अच्छे से रखता है, आपकी वाहवाही करता रहता है, लेकिन कभी कभी जब तुम शरारत करते हो, तुम गलत काम करते हो, तो वही जस्ट अपोजिट होके तुम्हें डांटता भी है, तुम्हें सुनाता भी है, तुम्हें समझाता भी है, वही कहलाता है पैराडॉक्सिकल। मतलब जब ये थायाजाइड एमिलोराइड ये सिचुएशन में दिया जाता है कि नहीं यार यूरिनेशन ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, तो कम करने के लिए वहां पे ये हमारा एंटी डायूरेटिक का भी काम करने लग जाता है। कुछ मिसलेनियस में है जैसे इंडोमेथासिन, वो हमने पढ़ा है, आपको पता है कि हमारे जो नसैड्स होते हैं वो क्या करते हैं? रिटेंशन पे काम करेंगे। क्लोरप्रोपामाइड, कार्बामाजेपिन, इनमें भी थोड़ा बहुत हमारा एंटी डायूरेटिक प्रॉपर्टी होता है। ठीक है,
दोस्त नहीं, स्नेक है, गाली देता है, तुम्हारा दोस्त है, तुम जानो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन मैं सिर्फ इसमें इतना पढ़ना चाहूंगा दैट एडीएच बोले तो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, और वी कैन से वैसोप्रेसिन, दीज आर नोना पेप्टाइड, मतलब ये पेप्टाइड इन नेचर नहीं होते हैं, ठीक, सॉरी 9 पेप्टाइड बॉन्ड इसमें प्रेजेंट होते हैं, नोना पेप्टाइड की बात होगी, सिक्रेटेड बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। हाँ, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से 2 हार्मोन रिलीज होते हैं, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। और अगर हम बात करेंगे कि मेजर इनका काम क्या है या कब रिलीज होते हैं, तो 2 चीजें। पहला कि अगर हमारा जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है अगर वो कम हो जाता है, मतलब हमारे ब्लड में या सेल्स के बाहर में अगर हमारा फ्लूइड की डिफिशियंसी होगी, तुरंत सिग्नल जाएगा कि ऐसा एक्सक्रीशन ज्यादा हो रहा है, कम करिए। कम कैसे करोगे? एडीएच का सिक्रीशन करा के। सो डिक्रीज वॉल्यूम ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कैन लीड टू द रिलीज ऑफ द एडीएच, पहला। और दूसरा, राइज इन ऑस्मोलैरिटी ऑस्मोलैरिटी प्लाज्मा, अगर प्लाज्मा में अगर वाटर कम होगा तो ऑस्मोलर प्रेशर उसका बढ़ जाएगा, उस केस में भी एडीएच हमारा दिया जाएगा। तो ये 2 सिचुएशन आती हैं जिससे वैसोप्रेसिन का रिलीज ज्यादा होता है। तो वैसोप्रेसिन काम कैसे करता है? इसका रिसेप्टर होता है V1 V2 V3, अलग अलग टाइप के रिसेप्टर आते हैं। तो सिंपल से समझना, हमने बोला वैसोप्रेसिन रिलीज हुआ, वैसोप्रेसिन जो किडनी में रिसेप्टर इसका प्रेजेंट होता है मेनली, दैट इज कॉल्ड एज द V2 रिसेप्टर। तो अब वैसोप्रेसिन जो रिलीज हुआ वो V2 रिसेप्टर पे काम करेगा। V2 रिसेप्टर जीएस प्रोटीन मीडिएटेड होता है जो सीएमपी के फॉर्मेशन को बढ़ाएगा। अब जितना ज्यादा सीएमपी बनेगा उतना ज्यादा प्रोटीन काइनेज का एक्टिवेशन होगा, और यही जो प्रोटीन काइनेज हमारा एक्टिवेशन होगा ना, ये हमारे नेफ्रॉन से जो हमारा वाटर परबिलिटी है उसको बढ़ा देगा। कहने का मतलब ल्यूमेन से ब्लड में ज्यादा वाटर को खींचने लग जाएगा, क्योंकि यहां पे हमारा इसका टारगेट यही है, एक्सोसाइटोसिस ऑफ एक्वापोरिन टू वाटर चैनल। तो जो नेफ्रॉन में जो वाटर चैनल होते हैं ना, उनके थ्रू वाटर को ये खींचने लग जाता है। इसे ही बोला जाता है क्या? दैट इज एंटी डाययूरेटिक एक्शन ऑफ वैसोप्रेसिन। सर अगर यूरिन का एक्सक्रीशन रिड्यूस होगा तो वेस्ट मटेरियल का एक्सक्रीशन भी तो रिड्यूस होगा, उससे टॉक्सिसिटी नहीं होगी क्या? फिर वही बात बेटा, मैंने पहली लाइन बोली थी, These only reduce the water excretion, salt को अफेक्ट नहीं करेंगे बेटा। अनुराग सुनो ध्यान से पहले, कोई बात नहीं, मैं समझाता हूं ना, काहे परेशान, तुम इसको देख के काहे परेशान हो जाते हो? मैं बैठा हूं ना, मैंने ये थोड़ी ना बोला मैंने समझा दिया। अरे मैं, हाँ रश्मि बेटा आओ। अब चलो याद करो, एडीएच है मेनली कहां काम करेगा, पहली चीज। तो सर अगर, अच्छा किसी ने पूछा सर एडीएच का फुल फॉर्म एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ऐसा लग रहा है जैसे ये सच में मंगल ग्रह से आए हैं। बेटा तुमने कभी सुना नहीं है एडीएच? पूरा एनाटॉमी पढ़ के चले आए हो, बायोलॉजी पढ़ के चले आए हो, और एडीएच नहीं आया है हार्मोन में है। अब ये एडीएच मेनली हमारा कहां काम करता है? ये या तो लेट डीसीटी में काम करेगा, या मेनली अगर आप बात करोगे तो कलेक्टिंग डक्ट में काम करेगा। चलो अब कलेक्टिंग डक्ट की अगर आप बात करते हो, हमारी हर तरफ से नेफ्रॉन आई और ये कलेक्टिंग डक्ट में जुड़ती जा रही हैं। चलेगा? ध्यान से सुनो, क्वेश्चन नहीं, सुन लो अगर समझना है तो। अब हमने बोला जैसे ही ये देखा जाता है कि यार यूरिन का एक्सक्रीशन बहुत ज्यादा है, ज्यादा यूरिन का एक्सक्रीशन हो रहा है, ठीक, जितना यूरिन का एक्सक्रीशन अगर ज्यादा हो रहा है तो हमारा एडीएच का सिक्रीशन बढ़ेगा, क्योंकि हार्मोन है। और हार्मोन में आपको एक चीज पता होता है, होम्योस्टैसिस, या मैं कहूं फीडबैक मैकेनिज्म। आप जानते हो कि जैसे ही अगर कोई चीज बॉडी में बढ़ने लग जाती है तो हमारा जो फीडबैक मैकेनिज्म है वो उसको घटाने पे लग जाता है कि ओवर नहीं होने का। नॉर्मल सिचुएशन की बात कर रहा हूं। तो हमने बोला अगर यूरिन का एक्सक्रीशन ज्यादा था तो तुरंत सिग्नल जाएगा कहां पे? सर हमारे हाइपोथैलेमस को जाएगा, हाइपोथैलेमस से पोस्टीरियर पिट्यूटरी को आएगा, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एडीएच यानी वैसोप्रेसिन रिलीज होकर आ जाएगा। ये हार्मोन में पढ़ेंगे, ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म वगैरह। अब ये जो एडीएच आया ना मेरे बच्चों, ये एडीएच हमारे कलेक्टिंग डक्ट में आने के बाद किस रिसेप्टर से बाइंड करेगा? सर इसका रिसेप्टर होता है वैसोप्रेसिन का V2 रिसेप्टर, यहां होता है। अब एक लाइन में यहां पे लिख दूं, आप मुझे आंसर दे देना। अगर मैंने बोला V2 रिसेप्टर इज जीएस प्रोटीन मीडिएटेड, तो आगे क्या होगा, क्या आप मुझे बता पाओगे? सभी बता दोगे सर कि जीएस प्रोटीन मीडिएटेड है तो सर एडिनाइल साइक्लेज एक्टिवेट होगा, सीएमपी का फॉर्मेशन बढ़ेगा, सीएमपी जितना ज्यादा बनेगा प्रोटीन काइनेज का एक्टिवेशन उतना ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा प्रोटीन काइनेज का एक्टिवेशन होगा फॉस्फोराइलेशन होगा, स्टिमुलेशन होगा। ये पढ़ा है, ये रिसेप्टर की कहानी, मैं यहां पे नहीं जाऊंगा इस पे। अब मैं सिर्फ इतना मान के चल रहा हूं कि इसकी वजह से क्या हुआ कि प्रोटीन काइनेज का स्टिमुलेशन हुआ, एक्टिवेशन हुआ। अब ये जो प्रोटीन काइनेज है ना, देखो यहां पे कलेक्टिंग डक्ट में हमारे प्रेजेंट होते हैं एक्वापोरिन चैनल प्रेजेंट होते हैं, एक्वापोरिन चैनल प्रेजेंट होते हैं। एक्वापोरिन मतलब जिससे सिर्फ वाटर जा सकता है और कुछ नहीं जा सकता है। तो ये प्रोटीन काइनेज क्या करते हैं? इसी एक्वापोरिन चैनल्स को एक्टिवेट कर देते हैं, ठीक। अब ये एक्वापोरिन चैनल एक्टिवेट हुआ तो जो यूरिन का एक्सक्रीशन ज्यादा हो रहा था, तो उस यूरिन से हमारा जो वाटर है वो इस एक्वापोरिन चैनल के थ्रू वापस से कहां जाएगा? हमारे ब्लड में आ जाएगा, हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आ जाएगा, मतलब एक्सक्रीशन नहीं होगा। बस इतनी छोटी सी कहानी है, यही चीज तो यहां लिखा है, जरा पढ़ो। V2 रिसेप्टर एक्टिवेट हुआ, सीएमपी का फॉर्मेशन होगा, सीएमपी का जितना फॉर्मेशन होगा प्रोटीन काइनेज बनेगा, प्रोटीन काइनेज क्या करेगा? हमारे एक्वापोरिन चैनल्स को एक्टिवेट करेगा, और अगर एक्वापोरिन चैनल्स एक्टिवेट हुआ तो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होने लग जाएगा, या मैं कहूं यहां पे रीएब्जॉर्प्शन नहीं बोलेंगे लेकिन इनटेक अंदर होने लग जाएगा, जिसको हम बोलते हैं वाटर परमेबिलिटी बढ़ जाएगी मेरे बच्चों, इंक्रीज वाटर परमेबिलिटी, वाटर अंदर आने लग जाएगा। अब आप बोलोगे सर अगर वाटर अंदर आने लग जाएगा
हाँ ब्लड की तरफ आने लग जाएगा, तो सर क्या यहाँ पे एडिमा होगा? नहीं बेटा, सिंस ये वाटर मॉलिक्यूल सिर्फ है तो वो सिर्फ एक जगह एक्यूमुलेट नहीं होंगे, वो ईसीएफ में ब्लड में आएगा और ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में चलता चला जाएगा। बस इतनी सी कहानी है। क्या दिक्कत थी इसमें? अब ये तो मैंने वैसोप्रेशन का आपको बता दिया। अब मान लो अगर अब प्रॉब्लम तो तब आई ना, देखो ये तो नॉर्मल सिचुएशन थी, ये तो नॉर्मल बॉडी काम कर रही थी, लेकिन प्रॉब्लम कब आई? जब इस वैसोप्रेशन का रिलीज कम हो गया, तभी तो डिजीज हुई, तभी तो हमारा एक्सक्रीशन बढ़ता चला जा रहा है, अंदर नहीं आ रहा है। तभी तभी हम यहां पे क्या देंगे? वैसोप्रेशन एनालॉग देंगे, लाइप्रेशन, टेर्लिप्रेशन, डेस्मोप्रेशन, ये सब दिया जाएगा। अभी नहीं यूज किया हूं प्रणव बेटा, तो थोड़ा शांत रहना, नहीं डंडा लेके मारूंगा। लाइप्रेशन, बस सर ये भी वैसा ही है, ये भी हमारा वही वैसोप्रेशन रिसेप्टर के थ्रू काम करता है एक्टिवेट करके, बट ये V1 रिसेप्टर पे काम करता है, तो इसलिए उतना ज्यादा अच्छा डायबिटीज इंसिपिडस के लिए ये ड्रग नहीं है। टेर्लिप्रेशन, हाँ जी सर, ये वैसोप्रेशन का ही सिंथेटिक हमारा प्रोड्रग है, लेकिन इसका भी यूज कम है क्योंकि ये भी V1 रिसेप्टर पे ही काम करता है। अगर कोई पर्सन ऐसा है जिसके इसोफेगस में ब्लीडिंग हो रही है, उस केस के लिए इसको लिया जाएगा, जीआईटी वगैरह में V1 आएगा, इसलिए इसको छोड़ दीजिए। अब डेस्मोप्रेशन, हाँ ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला है। इसका क्या है? दिस सिंथेटिक पेप्टाइड इज अ सेलेक्टिव V2 एगोनिस्ट, क्योंकि हमारा टारगेट यही था क्या? V2 रिसेप्टर, इसलिए लाइप्रेशन और टेर्लिप्रेशन का उतना ज्यादा काम नहीं है, लेकिन डेस्मोप्रेशन है, और दिस इज 12 टाइम्स मोर पोटेंट देन आवर नेचुरल वैसोप्रेशन। जो एडीएच हमारा रिलीज होता है ना, उससे 12 टाइम्स मोर पोटेंट है। और अगर डेस्मोप्रेशन की बात याद आ रही है नालायक हो, तो तुमको रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन तो याद आया होगा ना, किसी को तो याद आया होगा कि डेस्मोप्रेशन 12 टाइम्स मोर पोटेंट है, और जो ड्रग जितनी ज्यादा पोटेंट होती हैं उनको हमने नेजल रूट से इनटेक किया था। डेस्मोप्रेशन याद करोगे तो याद आएगा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से। याद आ रही है बात? हाँ जी। सो डेस्मोप्रेशन इज द प्रिपरेशन ऑफ चॉइस फॉर द V2 रिसेप्टर रिलेटेड इंडिकेशन, मतलब अगर कोई पेशेंट हमारा डायबिटीज इंसिपिडस वाला है तो डेस्मोप्रेशन की मार्केटेड प्रिपरेशन जो आती है वो हमारा सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, तो इसलिए डायबिटीज इंसिपिडस में यूज करेंगे। हाँ हाँ मेरे बच्चों, अगर बिस्तर गीला करते हो तो मम्मी पापा से बोलना या दोस्त से बोल देना कि बच्चों भाई चले जाओ डेस्मोप्रेशन लेते आओ। तो बेड वेटिंग इन चिल्ड्रन ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है, वो तो हम सीएनएस में देखेंगे, इमिप्रामिन डेसिप्रामिन वो ड्रग ऑफ चॉइस है, लेकिन अगर कोई बेड वेटिंग करता है, रात में बिस्तर गीला करता है, तो उस केस में इसको यूज करते हैं। नहीं बेटा नहीं कर सकते अंजलि। इनहेलेशनल और नेजल में क्या डिफरेंस है बेटा? जनरल फार्माकोलॉजी नहीं पढ़ा रहा, ये क्वेश्चन टाइम पास करना है तो बेटा मत कर, पढ़ना है तो रिवीजन कर लो। अभी अगली क्लास मेरी फार्माकोलॉजी की महामैराथन में रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ही है, तो अच्छे से पढ़ के आना। ठीक। रीनल कंसंट्रेशन टेस्ट, ब्लीडिंग इसोफेगियल वेसिस, हाँ अगर इसोफेगस से ब्लीडिंग वगैरह हो रही है तो उस केस में भी इसको हम यूज करते हैं। अब आता है अदर एंटी डाययूरेटिक। ये वैसे तो डाययूरेटिक नहीं है, मतलब एंटी डाययूरेटिक नहीं है, अगर इनको मेनली देखोगे तो सर ये डाययूरेटिक है, थायाजाइड, एमिलोराइड, लेकिन हमने क्या बोला? एट हाई डोजेस दे गिव द अपोजिट इफेक्ट, जिसको बोलते हैं पैराडॉक्सिकल इफेक्ट। These drug used as diuretic but exert paradoxical effect. अपोजिट इफेक्ट भी दे सकते हैं एट हाई डोजेस, एज एंटी डाययूरेटिक भी काम कर लेते हैं। सेमिलोराइड हमने बोला दिस इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द लिथियम इंड्यूस्ड डायबिटीज इंसिपिडस, सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को ब्लॉक करता है, मेनली हमारा डीसीटी पे काम करता है, जो हमने ऑलरेडी अभी पिछले डाययूरेटिक वाले चैप्टर में पढ़ा है। तो ये है मेरा डाययूरेटिक एंड एंटी डाययूरेटिक की कहानी। एडीएच एंटागोनिस्ट नॉट गिवन इन इनहेलेशनल सच एज रेलिक्स ड्रग। मैं कुछ ना बोलूं हितेश तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि बोलूंगा तो बात बड़ी दूर तक चली जाएगी। नालायक, रेलिन और रेलिक्स हमारा एडीएच एंटागोनिस्ट होते हैं, पहले मुझे ये बताओ, जरा बताना, एडीएच एंटागोनिस्ट होते हैं। ठीक है। श्रेया ने पूछा सर वॉन विलब्रांड डिजीज क्या होती है? वैसे ये वॉन विलब्रांड डिजीज, इसको हमारा क्या होता है? VWD के नाम से जो जाना जाता है। एक्चुअली होता क्या है, एक हमारा क्लॉटिंग फैक्टर होता है, या इसको फैक्टर नहीं बोलूंगा, ये हमारा क्या होता है? ब्लड क्लॉट करने के लिए एक एसेंशियल प्रोटीन होती है। ड्यूरिंग द ब्लड क्लॉटिंग इस प्रोटीन का बहुत बड़ा यूज होता है। अब अगर किसी पर्सन में इस प्रोटीन की डिफिशियंसी हो जाती है, और वैसे ये जेनेटिक डिसीज में आती है, ये क्यों होता है? इसको मैल फंक्शन, अगर खाने में आप अच्छा प्रोटीन डाइट, अच्छा खाना नहीं ले रहे हो, तो वॉन विलब्रांड प्रोटीन की डिफिशियंसी हो जाएगी, जिसकी वजह से लाइफ लॉन्ग ब्लीडिंग होता है, इसे बोला जाता है वॉन विलब्रांड डिजीज। यहां कहां से तुम ले आए? वेप्टन्स का यूज क्या होता है? वैसोप्रेशन एंटागोनिस्ट, वेप्टन नाम देखो जरा, तुम थोड़ा दिमाग लगाओगे नहीं, लगा लोगे तो शायद सारे आंसर मिल जाएंगे। वैसोप्रेशन एंटागोनिस्ट, नहीं बेटा हार्ड बिल्कुल नहीं है, क्योंकि तुमने इससे पहले कभी डाययूरेटिक के नाम पे, एंटी डाययूरेटिक के नाम पे सीरियस हुए ही नहीं हो। रीजन क्या है? तुमने कभी डाययूरेटिक ढंग से पढ़ा ही नहीं है। अब आज तुम्हें मैं डाययूरेटिक पढ़ा रहा हूं, तुम्हें लग रहा है अच्छा हमने तो 4 साल भी फार्मा हो गया, हमने तो बस डाययूरेटिक में इतना डिटेल में गए नहीं, हम तो बस क्लासिफिकेशन पढ़ के काम चला लिए थे, लेकिन अब सर यहां पढ़ा रहे हैं तो आपको ये लग रहा है। हाँ जी चलो आज का लेक्चर हो गया। कृष्णा देखता हूं बेटा क्या सीन है, फिर से बाकी से भेज दो बेटा।
हो गया क्या लेक्चर? हाँ बेटा, आज का लेक्चर हो गया। कल से हम सीवीएस में घुसेंगे और हार्ट का थोड़ा सा बेसिक फिजियोलॉजी समझेंगे। थोड़ा देख लेना सर, ये इंपॉर्टेंट है क्या, देख लेना एक बार नजर में। सर मैराथन का पर डे टेस्ट होगा या वीकली का टेस्ट होगा? नहीं, पर डे का टेस्ट होगा बेटा। ड्रग ऑफ चॉइस ये लिखा है मेरे नालायक बच्चा, लिथियम इंड्यूस्ड डायबिटीज इंसिपिडस। चलिए सर, कॉल कितने बजे, कल कितने बजे? 10 बजे के बाद कभी भी कर लो बेटा। नहीं बेटा, सारी ड्रग एक साथ नहीं देंगे भाग्यश्री बेटा, एक ही ड्रग एक बार में देंगे। चलो ठीक है बेटा, मैं शुरू कराता हूँ। चलो थैंक यू।